नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिव्या एक प्यारी सी सीधी साधी गांव में रहने वाली लड़की थी। एक लौती बेटी होने की वजह से उसके माँ बाप ने उसे बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था। इसी के साथ उसे एक बहुत बड़ा चस्का था, वो था दूध पीने का। और होता भी क्यों ना, क्योंकि उसके पिता दूध बेचने का काम जो किया करते थे, वो हर रोज एक गिलास दूध सुबह पीती और एक गिलास रात को। एक बार उसकी माँ उसे बोलती है, अरे दिव्या, भोर हो गई है, उठ जा और जाके गाय का दूध दो दे, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। माँ, थोड़ा और सोने दो ना, क्या सुबह सुबह मुर्गों की तरह बांग देकर उठा रही हो। उठ जा वरना लतियाए तुझे। अरे उठती हूँ, मारो मत। दिव्या उठकर बाल्टी लेकर गाय के दूध को दोहने के लिए चली जाती है। जिसके बाद अचानक ही उसे ख्याल आता है और वो कहती है, क्यों ना हम बीच के इस मीडिएटर को ही हटा दें, यानी ग्लास है, गला है, दूध है, ऐसे नहीं पी लेते हैं। और दिव्या ना आओ देखती है ना ताओ, वहीं दूध पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसे इतनी देर लगाता देखकर बाहर आकर बोलती है, हाय सत्यानाश हो तेरा, तुझे दूध पीने बोले रहे या दोहने के लिए। माँ, काहे टेंशन लेत हो। अरे ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास 4 गाय और 3 भैंस है। अगर हम थोड़ा दूध पी लेंगे तो का हो जाएगा। और वैसे सच बताए, ऐसा दूध पीने में जो मजा आवत है ना, और किसी चीज में नहीं है। बस फिर क्या था, दिव्या को लग जाती है डायरेक्ट दूध पीने की आदत। ऐसे ही वक्त के साथ ना वो बस दूध पीती, बल्कि दूध से बनने वाले कई पकवान भी बना बना कर खाती। ज्यादा दूध पीने की वजह से उसका वजन भी सामान्य से थोड़ा ज्यादा था। ऐसे ही एक दिन सुनंदा उसके पास आकर बोलती है, बेटी, कल तुझे देखने शहर से एक लड़का आ रहा है, तो उसके आगे ये गवारों वाली हरकत मत करियो। तेरी शादी वहाँ हो गई तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं सब संभाल लूंगी। दिन बीतता है और प्रतीक अपनी माँ रोशनी के साथ उसे देखने आता है। रोशनी को दिव्या थोड़ी मोटी लगती है, पर वो उसे फिर भी पसंद कर लेती है। अब बारी थी प्रतीक की। थोड़ी देर बाद प्रतीक और दिव्या अकेले में बात करने जाते हैं, जहाँ दिव्या बोलती है, जी आप कुछ पूछिए ना। देखिए, मुझे आप पहली नजर में ही भाग गई थी। मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे, आपको जो पूछना है वो पूछिए। कितनी भैंस है आपके? जी एक भी नहीं। ये कैसा सवाल है? ओ कोई बात नहीं, गाय तो होगी। नहीं तो? बकरी? अब ये मत कहना कि बकरी भी नहीं है। अरे बाबा नहीं, शहर में पैकेट वाला दूध आता है और वहाँ लोगों के इतने बड़े घर नहीं है कि वो गाय भैंस पाल सके। अब भी ना बहुत मजाकिया है, हमारी खूब जमेगी। दिव्या को प्रतीक की ये बात बुरी तो लगती है, पर उसे प्रतीक पसंद आता है और वहीं प्रतीक को दिव्या। बस फिर क्या था, कुछ ही महीनों बाद दिव्या शादी करके आ जाती है एक नई दुनिया, यानी कि अपनी ससुराल में। सुहाग रात को प्रतीक और दिव्या के बीच की बची हुई दूरियां भी मिट जाती है। अगले दिन सुबह उठकर जैसे ही दिव्या रसोई में जाती है, तो वो फ्रिज से पैकेट वाला दूध निकालती है और थोड़ा सा पीकर बोलती है, छी छी, तौबा तौबा, ये का है, सारा मुड़वा खराब कर दिया। अरे इसमें दूध कम और पानी ज्यादा लग रहा है। जिसके बाद दिव्या खुद कुछ नहीं खाती पीती और बस अपनी सास और पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है। रोशनी को बहू की पहली रसोई बहुत पसंद आती है और वो कहती है, बहू, नाश्ता तो बहुत अच्छा है, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। ये ले अपनी पहली रसोई का शगुन। क्या शगुन माँ जी, मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ और आपको नई नवेली दुल्हन के शगुन की पड़ी हुई है। आपको पता है, गाँव में सुबह 5 बजे उठकर ही मैं दूध दही खा लिया करती थी, और यहाँ बस पूछो ही मत। तो खाना बहू, तुझे किसने रोका है? तुझे जो चाहिए वो तू खा और पी, ये तेरा ही घर है। और प्रतीक, तू दूध नहीं लाया? मैंने तुझे बोला था ना 3 किलो दूध लाना, कहीं कम ना पड़ जाए। अरे माँ, 3 किलो दूध लाया था, खत्म तो नहीं हो सकता। वो दूध? अरे उस दूध से तो अच्छा है कि मैं पानी पी लूं। अरे हमारे गांव का दूध सबसे बढ़िया होता है। इस पैकेट वाले दूध में तो दूध के नाम पर पानी भरकर बेचते हैं, कोई स्वाद नहीं है उसका। मैं नहीं पी सकती इस दूध को। दिव्या ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी मरती क्या न करती, वो दूध ना पीकर बस खाना खाकर गुजारा कर लेती है।
पर कुछ दिन बाद से उसे पैकेट का दूध पीना ही पड़ता है, जिस वजह से उसकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रहती और वो कमजोर होने लगती है। उसे ऐसा देखकर प्रतीक कहता है, दिव्या, अगर तुम ऐसे ही रही तो तुम बहुत कमजोर हो जाओगी। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम सोचती क्यों नहीं हो कुछ? कोई तो तरकीब बताओ। दिव्या बहुत देर तक सोचती है और कुछ सोचकर बोलती है, मिल गया रास्ता। बताओ ना जान, क्या तरीका है? रहने दो, तुम ये नहीं करोगे, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, तुम बस बताओ। क्यों ना माँ से बोलकर मैं यहाँ एक गाय मंगवा लूँ, फिर मैं खुद से ही उसका दूध निकाल लिया करूँगी। प्रतीक अपनी बीवी की ये बात सुनकर अपने घर में गाय और उसका गोबर इमेजिन करने लगता है, जिसके बाद वो होश में आकर बोलता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा घर कोई तबेला नहीं है। और उसके बाद प्रतीक खुद एक आइडिया निकालता है और बोलता है, तुम रुको जान, मिल जाएगा आइडिया, मैं बस अभी गया और अभी आया। और उसके कुछ देर बाद प्रतीक मार्केट जाता है और पाउडर वाला दूध खरीद कर लाता है। अब ये सही है, उसे अब ये पैकेट वाला दूध पसंद आ जाए तो बस मजा ही आ जाएगा। वो गाय भैंस मंगवा कर घर को तबेला नहीं बनाएगी और खुश रहेगी। जिसके बाद प्रतीक घर आकर दिव्या को पैकेट देते हुए बोलता है, ये लो दूध। दूध? पर ये तो कुछ पाउडर जैसा है। अरे मेरी जान, ये पाउडर वाला दूध है। इसको पानी में मिला के पियोगे तो बिल्कुल दूध बन जाता है। शायद तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आए। दिव्या एक ग्लास में पानी लेकर उसमें पाउडर का दूध डालकर पूरा सा मुंह बनाकर पीती है और बोलती है, जब मुझे पैकेट वाला दूध पसंद नहीं आया तो ये पाउडर वाला क्या खाक पसंद आएगा? आप रहने दीजिए, शायद मेरे नसीब में ही पैकेट वाला दूध लिखा है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोलकर दिव्या उदास होकर चली जाती है और वहीं प्रतीक उसे उदास देखकर खुद से बोलता है, लगता है ससुराल से गाय मंगानी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं प्रतीक, कार बेच के गाय को पार्क कर लियो, मतलब रख दूंगा। दिन बीतते जाते हैं। जहाँ दिव्या ढंग का दूध न मिल पाने से परेशान थी, वहीं प्रतीक गाय के आने की खबर से उसने दिव्या को ये सब नहीं बताया था, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। तभी एक सुबह रोशनी दिव्या और प्रतीक के कमरे में आती है और दिव्या को दूध का ग्लास देते हुए बोलती है, ले बेटी, ये पी के बता कैसा लगा तुझे। माँ, ये मैं करके देख चुका हूँ। इसको अपने गांव के दूध के अलावा कोई और दूध पसंद नहीं आता। आपकी ये कोशिश बेकार जाएगी। हाँ माँ, ये सही कह रहे हैं, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। प्रतीक जी, अब आप भी हिम्मत हार गए हैं और माँ जी, मैंने भी दूध से समझौता करना सीख लिया है। चुप करो तुम दोनों, बड़ी मैं हूँ या तुम? तू पी के बता, फिर तू जो बोलेगी वही मैं मान लूंगी। दिव्या दूध पीती है और प्रतीक को पक्का यकीन होता है कि दिव्या को वो दूध पसंद नहीं आएगा। इसीलिए दिव्या के जवाब से पहले ही प्रतीक बोलता है, बोला था ना माँ, नहीं पसंद आएगा। आप भी ना। अरे नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारे गाय के दूध की तरह। माँ जी, आपने तो मुझे मेरे गांव की याद दिला दी। वही गाढ़ापन, वही स्वाद। आप मेरे लिए गाय तो नहीं लाई, रुको मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर दिव्या खुश होकर बाहर देखने जाने लगती है और रोशनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलती है, अरे कोई गाय नहीं आई, क्या राजधानी एक्सप्रेस की तरह भाग रही है? फिर मैंने एक तबेले वाले से बात करके शुद्ध गाय का दूध लगवा दिया है। अब हम भी खुश और ये भी। वाह माँ, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और माँ सब जानती है। प्रतीक को अचानक ख्याल आता है कि उसने अपने ससुराल वालों को गाय भिजवाने की बोला है और वो तुरंत उन्हें कॉल करके मना कर देता है, जिसके बाद दिव्या की सेहत में लगातार वापस पहले जैसा निखार आता है और अब जब भी उसका मन करता तो वो गाय का या भैंस का दूध तबेले से मंगवा लेती और इस तरह हमारी दूध वाली बहू शहर रहकर भी गांव के दूध का आनंद ले पाती है। शीतल एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और सुशील लड़की थी। वो पढ़ाई लिखाई और हर काम में कुशल थी, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र से ही उसके बाल सफेद होना शुरू हो गए थे और सभी लोग उसके सफेद बालों का खूब मजाक बनाते थे। उसकी माता पार्वती और पिता शिवम अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती रहती थी।
ऐसे ही एक दिन जब वो सुबह कॉलेज जा रही होती है, तब उसकी टक्कर विनोद नाम के लड़के से हो जाती है। अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? ओह आई एम सो सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं आंटी जी? आंटी? तुम्हें क्या मैं आंटी नजर आती हूँ? ओह आप तो, पर आपके तो सफेद बाल हैं। हाँ तो क्या हो गया? अगर मेरे बाल सफेद है तो क्या तुम मुझे आंटी बोलोगे? तमीज नहीं है लड़की से बात करने की? ओह नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया मेरा। ये बात बोलकर शीतल वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर जब वो अपना लेक्चर अटेंड करने क्लास में जाती है, तभी प्रिंसिपल एक नए प्रोफेसर के साथ वहाँ आती हैं, जो कोई और नहीं बल्कि वही विनोद होता है। और वो शीतल को देखकर कुछ भी नहीं कहता, बस पढ़ाना शुरू कर देता है। और लेक्चर खत्म होने के बाद जब वो जा रहा होता है, तब शीतल उसके पीछे जाती है और उससे रोककर उससे कहती है, हेलो सर, मेरा नाम शीतल है। आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने गुस्से में आपको क्या क्या बोल दिया आज। इट्स ओके, वैसे गलती मेरी ही थी, मैंने भी तुम्हें आंटी बोल दिया था। कोई बात नहीं सर, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। खैर, नाइस टू मीट यू सर। ऐसे ही समय बीतता जाता है। विनोद और शीतल का रिश्ता गुरु शिष्य का कम और दोस्ती का ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों कैंटीन में बैठे होते हैं, तब आसपास के स्टूडेंट्स उन दोनों को देखकर उन पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे अरे देखो इन दोनों को, उम्र का तो कोई लिहाज ही नहीं है, शर्म तो बेच खाई है। हाँ सर, ये चॉइस को भी ना मानना ही पड़ेगा। ओ भाई, ओ एकदम अपनी उम्र के जैसी दिखने वाली लड़की फंसाई है सर ने, एकदम। अरे वो कैसे? वो इसलिए, और शीतल का बाल देखो, ओ भाई ऊपर से लेकर नीचे तक चांदी चांदी है। उन लोगों की बातें सुनकर शीतल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोती हुई वहाँ से भागने लगती है। विनोद उसे चुप करवाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे रोककर कहता है, शीतल क्या हुआ, मुझे बताओ। ये लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते हैं? अगर मेरे बाल सफेद है तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? शीतल मेरी बात सुनो, देखो लोग तो बोलेंगे, वो कभी चुप नहीं होंगे, बस तुम अपना काम से काम रखो। विनोद की बातें सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है। समय बीतता जाता है, दोनों के बीच की नजदीकियां और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शीतल उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉलेज खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। अरे शीतल, आज कोई स्पेशल डे है क्या जो हम यहाँ आए हैं? विनोद, आज मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? दरअसल मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शीतल, प्यार तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ, लेकिन आज तक कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मेरी और तुम्हारी उम्र में थोड़ा गैप है। तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो और मैं एक प्रोफेसर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको याद है ना कि आप ही ने कहा था कि लोग चाहे जो भी कहें, हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी खुशियों को, अपने हक को कभी दबाना नहीं चाहिए। तुम सही कह रही हो शीतल, आई लव यू। ये बात बोलकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। थोड़े ही दिन में शीतल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो दोनों अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बता देते हैं। घर वाले मिलकर उन दोनों की शादी करवा देते हैं, लेकिन शादी के बाद उसकी सास हेमलता उसके सफेद बालों के कारण आए दिन उसको ताने कसती रहती और उसे बुरा भला कहती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ये बहू कहाँ मर गई? हाँ जी माँ जी, कहिए। अरे क्या हुआ तुझे? इतना थकी थकी क्यों दिख रही है? वो क्या है ना माँ जी, सुबह से काम में लगी हूँ, इसीलिए अब मैं बहुत थक गई। क्या? इतनी जल्दी थक गई? अभी तो तुझे छत की सफाई करनी है। माँ जी, अब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कोई काम करने की। प्लीज आज आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए ना। चल जाके काम कर, खाना बना। शीतल के वहाँ से चले जाने के बाद
हेमलता बोलती है। विनोद भी ना पता नहीं क्या सोचकर इस बुढ़िया को अपनी बहू बनाकर ले आया। जहाँ भी जाती हूँ लोग इसके सफेद बाल देखकर मेरी बेइज्जती करते हैं। शीतल ये सारी बातें सुन लेती है और रोते हुए खाना बनाने लगती है। शाम को विनोद घर पर आकर सबको एक खुशखबरी सुनाने के लिए बाहर बुलाता है। माँ जी, शीतल, कहाँ हैं आप दोनों? अरे बेटा क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहा है? क्या बात है विनोद, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे खुशी की तो बात है, मेरी ऑक्सफोर्ड कॉलेज में एज अ लेक्चरर जॉब लग गई और अब मैं लंदन जाकर पढ़ाऊंगा। अरे वाह मेरे लाल, तूने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। शीतल विनोद से कुछ नहीं कहती और थोड़ा मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। विनोद को इस पर थोड़ा डाउट होता है और वो उसके पीछे जाकर उससे पूछता है। अरे शीतल, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं विनोद, वो दरअसल बात ये है कि तभी शीतल विनोद को सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसके बाद विनोद कहता है। अरे माँ भी ना। शीतल, तुम उनकी बात का जरा सा भी बुरा मत मानो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ बस लंदन चलो। थोड़े ही दिन बाद वो लोग लंदन चले जाते हैं। वहाँ जाकर हेमलता जब और भी लड़कियों के पूरे पूरे सफेद बाल देखती है, तब उनमें से एक को रोककर वो कहती है। अरे बेटी, तू भी वक्त से पहले बुढ़ी हो गई क्या? What did they say? Can you please tell me? Oh, my mother-in-law said that your hair is so pretty. Thank you. By the way, your hair is so pretty too. माँ, आप ये क्या कर रही हैं? अरे यहाँ पे अक्सर बच्चों के जन्म से ही ऐसे बाल होते हैं। क्या बचपन से? अरे बड़े पागल से लोग हैं यहाँ के बेटा। वो लोग वहाँ से अपने नए घर में चले जाते हैं। सब कुछ सही हो रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विनोद शीतल को लेकर लंदन के बहुत बड़े हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो उसका इलाज कर सके। लेकिन डॉक्टर्स उसके इलाज में कॉम्प्लिकेशंस बताकर मना कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। अब क्या होगा विनोद, तुम्हारी माँ जी तो कभी मुझे ताने देना और कोसना छोड़ेंगे ही नहीं। मैं क्या करूँ? अरे कोई बात नहीं शीतल, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेमलता दरवाजे के पीछे से उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। वो अपने आसपास जब सफेद बालों वाले दूसरे लोगों को देखती है तो वो उनसे घुलती मिलती है और तब हेमलता को इस बात का एहसास होता है कि इन लोगों की तरह से खुश होने का अधिकार उसकी बहू को भी है और वो अपनी बहू शीतल के पास जाती है और बेटे के सामने ही उससे माफी मांग लेती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने अनजाने में हमेशा तेरा मजाक उड़ाया और न जाने तेरे ऊपर कैसे कैसे अत्याचार किए। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं, आपको बोलने का हक है। वैसे एक बात कहूँ, तू इन सफेद बालों में ना उन अंग्रेजन से कम नहीं लगती। वो दोनों हंसने लगते हैं। शीतल और उसकी सास एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सफेद बालों वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जिसके इसी तरीके से सफेद बाल हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।